हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये जाना कि तत्कालीन मुद्रा प्रणाली कैसी थी और साथ ही हमने ये भी जाना कि विभिन्न दिल्ली सुल्तानों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन से कर जनता पर लगाए गए और तत्कालीन लगान व्यवस्था कैसी थी। आज की क्लास में हम उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए तत्कालीन कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक और बाह्य व्यापार की दशा के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि तकनीकी विकास ने तत्कालीन आर्थिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया और कौन कौन से प्रमुख व्यापारिक नगर थे। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्तनत कालीन कृषि और पशुपालन की। तो कृषि जो था वो भारतीयों की जीविका का उस समय प्रमुख आधार था। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो कृषक ही थी और उस समय उर्वर भूमि थी और सिंचाई के साधनों की उत्तम व्यवस्था थी और यही वजह थी कि उपज बहुत अधिक हुआ करती थी। देश के जो विभिन्न क्षेत्र थे वो भिन्न भिन्न किस्म की फसलों की उपज के लिए बहुत ही विख्यात थे और इब्न बतूता का मानना है कि किसान जो थे वो साल में 2 या 3 फसल काट लिया करते थे। प्रमुख फसलें थी धान, गेहूं और कपास और इनकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। दक्षिण भारत मसालों के लिए विख्यात था और वहाँ तरह तरह के मसाले उगाए जाते थे और सल्तनत काल में कृषि क्षेत्र का भी बहुत अधिक विकास हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने कृषि के विकास के लिए बहुत प्रयास किए। राज्य की जो समस्त भूमि थी वो अनेक समुदायों में बटी हुई थी। फिरोज ने सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों का प्रबंध करवाया। किसानों को उसने आवश्यकता अनुसार सहायता भी दी। अनाज के अतिरिक्त फल फूल भी उपज के रूप में लिया करते थे और बड़े पैमाने पर बागवानी की जाती थी। अनाज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ करता था, इसी वजह से अनाज सुगमता से और सस्ते मूल्य पर लोगों को उपलब्ध था। सल्तनत काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हुआ करता था और प्रमुख पालतू पशुओं में गाय, बैल, बकरी, भेड़, सूअर, घोड़े, गधे और खच्चर शामिल थे। पशुओं से मांस, ऊन और दूध तो मिलता ही था, साथ ही साथ उन्हें सामान ढोने के काम में भी लिया जाता था। यदि सल्तनत कालीन तकनीकी विकास की हम बात करें तो सल्तनत युग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ और इनके कारण उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य की प्रगति में भी सहायता मिली। और कृषि क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकास था वो था रहट का प्रयोग और इसकी सहायता से गहरे कुओं से भी कृषि कार्य के लिए जल आसानी से उपलब्ध होने लगा और इसी तरह से चरखा और धुनिया के कमान का प्रयोग भी आरंभ हुआ। इससे सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन बहुत अधिक होने लगा। भारत ने चीन से रेशम के कीड़ों की खेती करने की कला को सीखा और रेशम उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता था और इसी तरह से कागज़ का निर्माण भी उस समय आरंभ हुआ। जहाज़ों में चुंबकीय कुतुबनुमा और विभिन्न तरह की घड़ियाँ जैसे नक्षत्र, धूप और जल घड़ी का प्रयोग आरंभ हुआ और इन नई तकनीकों ने तत्कालीन उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डाला। सल्तनत काल में बहुत तरह के उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस समय कारीगरों के एक दक्ष वर्ग का उदय हुआ और उन्होंने औद्योगिक केंद्रों और नगरों में रहकर विभिन्न उद्योग धंधों को विकसित किया। इस युग में कारीगरों पर लगाई गई जो पाबंदियां थी वो अब समाप्त होने लगी और उनकी गतिशीलता बहुत अधिक बढ़ गई। इस समय वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और चर्म उद्योग के अलावा कागज़, चीनी, शीशा और काष्ठ उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ। हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों से अनेक तरह के सामान तैयार किए जाते थे। सूती और रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे और वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे सूरत, पटना, बनारस, दिल्ली, आगरा और बंगाल आदि। कपड़ों को रंगने, उन पर कसीदा करने का काम भी उस समय हुआ करता था। दरी, कालीन और शाल भी बुने जाते थे। इस्पात से उस समय बहुत मजबूत तलवारें बनाई जाती थी और इसी तरह से अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन और आभूषण विभिन्न धातुओं से बनाए जाते थे।
उस समय कागज़ के कारखाने दिल्ली, पटना, अवध, लाहौर और अन्य जगहों में स्थित थे। चीनी उद्योग के रूप में लाहौर, दिल्ली, बयाना, बरार और आगरा प्रसिद्ध थे और चमड़े से अनेक तरह के सामान तैयार किए जाते थे। हाथी दाँत का सामान, हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण, सुगंधित तेल, इत्र और मदिरा भी उस समय तैयार की जाती थी और जो बढ़ई होते थे वो काठ से सुंदर फर्नीचर बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी उस समय बना करते थे और इस समय जहाज़ बनाने का व्यवसाय बहुत अधिक प्रगति पर था। राज्य की तरफ से बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए थे और जो सल्तनत काल में शिल्पकार थे उन्हें राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। अमीर खुसरो का मानना है कि उस युग में दिल्ली के जो भवन निर्माता और शिल्पकार थे वो संपूर्ण मुस्लिम जगत में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। यदि बात की जाए सल्तनत कालीन व्यापार वाणिज्य की प्रगति की, तो सल्तनत काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। देश के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक नगर थे वो जल और स्थल मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनके द्वारा व्यापारी व्यापार किया करते थे। व्यापार का जो कार्य था वो मुख्य रूप से वैश्य जाति के लोग ही किया करते थे। गुजराती, मारवाड़ी, खुरासानी और मुल्तानी अपनी व्यापारिक क्षमता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। व्यापारी काफिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आया जाया करते थे। शहरों में बाज़ार एवं ग्रामों में हाट लगाई जाती थी। सड़कों एवं पगडंडियों का जो प्रयोग था वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हुआ करता था और इब्न बतूता का मानना है कि दिल्ली संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। भारत का चीन, ईरान, अरब और मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका से व्यापारिक संबंध था। भारत विदेशों को इस्पात के बने अस्त्र शस्त्र, सूती वस्त्र, अनाज, शक्कर, नील, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ और मसाले, नींबू, संतरे, कागज़, हीरा, मोती, चंदन, केसर, कस्तूरी, हाथी दाँत, मोर इत्यादि का निर्यात किया करता था और इसके बदले में भारत विदेशों से घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, दास, वस्त्र, मेवे और फल, सोना, जैतून का तेल, इत्र, खजूर, शीशा आदि मंगवाया करता था। भारत में जो घोड़ों का आयात किया जाता था वो अरब देशों, तुर्किस्तान, ईरान और खाड़ी देशों से किया जाता था और इब्न बतूता का मानना है कि तुर्किस्तान में घोड़ों की एक विशेष नस्ल को तैयार कर भारत भेजा जाता था। अस्त्र शस्त्र और हथियार ट्रांस आक्सियाना और ईरान से, तुर्की, अमीन और मिस्र के गुलाम, उत्तम कोटि के वस्त्र सिकंदरिया, तुर्की और ख्वारिज्म तथा ईरान से अंगूर भारत में लाए जाते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने व्यापार के विकास के लिए आवागमन के साधनों का बहुत विकास किया और व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की। मुद्रा के प्रचलन, बैंक, हुंडी, ऋण, ब्याज और बीमा की व्यवस्था ने व्यापार के विकास को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। व्यापारी काफिला में यात्रा किया करते थे, राज्य उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया करता था। व्यापारियों के लिए सराय और बाजार बनवाए जाते थे। सैनिक अभियानों के दौरान बाजार भी उनके साथ साथ चला करते थे और व्यापार के विकास के साथ साथ व्यापारियों और साहूकारों के एक बड़े वर्ग का उदय उस समय हमें दिखाई देता है और यातायात के साधन के रूप में व्यापारी गाड़ी, ऊंट, खच्चर और नाव का उपयोग करते थे और गाड़ी में विशेष रूप से बैलों को जोता जाता था। व्यापारी स्थल और जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया करते थे। सल्तनत काल में औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति के कारण बहुत सारे नगरों का उदय हुआ और संपूर्ण देश में औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक नगरों का एक जाल सा बिछ गया। बहुत सारे बंदरगाहों का भी तटीय क्षेत्रों में उदय हुआ और इस समय के जो प्रमुख नगर थे उनमें लाहौर, मुल्तान, उच्छ, दीपालपुर, ठट्टा, देवल, दिल्ली, आगरा, खंबात, अनहिलवाड़, धार, देवगिरी, सतगांव, ढाका, सोनारगांव, बनारस, पटना, कन्नौज, ग्वालियर, चंदेरी, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि का उल्लेख हम कर सकते हैं। देवल जो था वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कालीकट, गोवा, मछलीपट्टनम, कोचीन, चटगांव, सोनारगांव, भड़ोज आदि बंदरगाहों का उल्लेख इब्न बतूता और मार्को पोलो ने भी
किया है। और जो मालाबार था वो घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नगरों में व्यापारियों, कारीगरों और प्रशासनिक अधिकारियों का बाहुल्य हमें दिखाई देता है। यदि बात की जाए उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्गों की, तो देश के जो सभी प्रमुख नगर थे वो विभिन्न व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे और प्रमुख स्थल मार्ग तक्षशिला से सोनार गांव तक जाया करता था। यह पेशावर, लाहौर, सरहिंद, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होकर बंगाल तक जाता था। दिल्ली से विभिन्न दिशाओं में मार्ग जाया करते थे, जैसे दिल्ली गौड़ मार्ग, दिल्ली पटना मार्ग, दिल्ली मालवा मार्ग, दिल्ली अजमेर, दिल्ली लाहौर आदि। और लोधी काल में जब आगरा जो राजधानी बनाई गई, उस समय उसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और यहाँ से अनेक दिशाओं में मार्ग जाया करते थे। पश्चिमोत्तर सीमा के व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तरी और पूर्वी भारत के मार्ग से भी व्यापार हुआ करता था। सिंधु और गंगा नदियों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के माध्यम से जलमार्ग द्वारा व्यापार हुआ करता था। और इसका परिणाम ये निकला कि नाव और जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ। सल्तनत काल जो था वो आर्थिक संपन्नता का युग कहा जा सकता है, लेकिन इस आर्थिक संपन्नता का जो अधिकांश उपयोग था वो केवल कुलीन वर्ग वाले ही किया करते थे। अगर हम जनसामान्य की बात करें तो जनसामान्य को इस संपन्नता से कम ही लाभ हुआ, उनकी स्थिति सदैव दयनीय